और भारी संख्या में उपस्थित वीर भूमि से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भारत की इस पावन धरा को, जिस भूमि ने देश के अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को जन्म दिया है, तत्व चिंतक और वैज्ञानिकों को जन्म दिया है, महान साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब हम बंगाल में आते हैं तो मुझे देख करके अफसोस होता है। जिन महान क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बंगाल से संघनाद किया था, उनकी आत्मा दुखित होती होगी कि जिस सोनार बांग्ला की कल्पना की थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने उस बंगाल को कैसे लहूलुहान कर दिया है। मुझे आश्चर्य होता है, जो बंगाल भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के संस्कार की भूमि थी, आज जो बंगाल लहूलुहान है, जो बंगाल, बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने महान आध्यात्मिक गुरुओं को और क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, आज उस बंगाल में सत्ता परस्त भ्रष्टाचारी और माफिया यहां की जनता के लहू को चूसने का कार्य कर रहे हैं। जिस बंगाल ने संस्कारों के माध्यम से एक नई नवजागरण का संघनाद किया था, दुर्गा पूजा का अनुष्ठान हो या फिर भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि, आज उस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर दंगे हो जाएं और दंगा करने वाले सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर ले। जिस धरती ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का संदेश दिया हो, उस धरती में संदेश खाली की घटनाएं घटित होकर के अपराधियों को सत्ता के द्वारा, राज्य की सत्ता के द्वारा खुलेआम बेशर्मी के साथ उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा हो, यह देख करके मन दुखित होता है। और उन सभी महापुरुषों का, उन धर्मगुरुओं का, उन क्रांतिकारियों का हृदय भी दुखित होता होगा जिन्होंने सोनार बांग्ला की कल्पना की थी। बहनों और भाइयों, आज जब 2024 के इस लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए संघनाद करने के लिए मुझे वीरभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब मैं पूछना चाहता हूं यहां की तृणमूल कांग्रेस को और इंडी गठबंधन के साथ दिल्ली में सहयोग करने वाले, कांग्रेस के सहयोग करने वाले कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, भारत के विभाजन का आधार क्या था? और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है, और मात्र 4 ऐसी हैं जो मात्र जहां पर हिंदू बाहुल्य है। बहनों और भाइयों, हम कहां ले जाना चाहते हैं इस बंगाल को? ऐसे ही अनेक असेंबली बंगाल के अंदर ऐसी खड़ी कर दी गई है जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के साथ साथ जहां घुसपैठियों को
सरेआम शरण देकर के अराजकता पैदा करने की छूट दी जाती हो। और ये साजिश 2024 के कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यहां पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी सहायता भेजी जाती है, वह सहायता यहां की जनता जनार्दन को नहीं मिलता है। उस सहायता को तृणमूल कांग्रेस उस सहायता को अपने स्वयं के गुंडों में बांटने का काम कर देती है, उसको हड़प लेती है, उसको अपने में समेट लेती है, जनता जनार्दन को उसका लाभ नहीं देने देती है। और जो मैनिफेस्टो इनका आया है, उस मैनिफेस्टो में एक तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों के द्वारा झूठा मैसेज दिया जा रहा है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का ये गठबंधन आपको ठगने के लिए आया है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है। और हमें किसी भी स्थिति में भारत का फिर दूसरा विभाजन नहीं होने देना है। किसी भी स्थिति में भारत का दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसके लिए हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण को हर हाल में रोकना होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा मिलाकर के मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बंगाल इसको स्वीकार करेगा? क्या अपने अधिकार को आप क्या किसी दूसरे को हिस्सा लेने देंगे? क्या? और ऐसे ही अनुसूचित जाति के अधिकारों में भी ये लोग डकैती डालने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, ये तृणमूल कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिस्टों ने भी उसे कुछ दिनों तक सपोर्ट किया था। बहनों और भाइयों, तब आपको याद होगा, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, जो आज इंडी गठबंधन के रूप में है, तब इस सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर उसने प्रयास किया था उस समय कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण को कम करते हुए उस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उस समय विरोध किया था और तभी रुक पाया था। फिर सच्चर कमेटी का गठन करके कांग्रेस ने प्रयास किया था कि अनुसूचित जाति की मिलने वाले आरक्षण के लाभ में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों पर डकैती डालने का प्रयास कर चुके हैं, और आज फिर उनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, वे आज जनता को गुमराह करके ये फिर से सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा रामनवमी का आयोजन, भगवान राम का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर हजारों शोभा यात्राएं निकलती हैं। एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करते हुए 7 वर्ष हो गए हैं। एक भी बार दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। एक भी बार दंगा नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा।
एक भी बार कहीं भी कोई न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है, यूपी में कुछ भी नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, यहां रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए, यहां बम चले हैं, दंगे हुए हैं, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई है, और कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको यहां की सरकार गिरफ्तार करके बंद कर देती है। मुझे आश्चर्य होता है। अरे 15वीं सदी में इसी धरती में एक महापुरुष पैदा हुए थे, एक संत कवि पैदा हुए थे, श्री कृतिवास ओझा। कृतिवास ओझा ने बांग्ला रामायण रची थी, और बांग्ला रामायण ने इतनी धूम मचाई थी कि घर घर राम की उपासना होनी शुरू हो गई थी। बहनों और भाइयों, अगर बंगाल में राम की उपासना होती है तो बंगाल से चली दुर्गा उपासना का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्थानों पर होता है, पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जैसे पंडाल लगा है ऐसे पंडाल दुर्गा उपासना के भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगते हैं। लेकिन कहीं कोई दंगा नहीं हो सकता, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लग सकता। और मालूम है कि अगर जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी, बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो हम उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिए होते, उसकी पूरी संपत्ति को, और ऐसी कार्रवाई करते उसकी 7 पीढ़ियां भूल जाती दंगा करना। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी कभी पहले 2017 के पहले, बीजेपी के आने के पहले यूपी के अंदर जो पूरी सत्ता को अपने गिरफ्त में रखते थे, जिनके सामने सारी व्यवस्थाएं फेल थी, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और वो कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो, बस अब हम ठेली लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, अब दंगा नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं करेंगे, और ठेके पट्टे में न गौ कसी का काम करेंगे, और नहीं उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि गौ कसी भी नहीं करेंगे, और कहीं बालू और रेता का भी कहीं जबरन ठेका भी नहीं लेंगे। बहनों और भाइयों, मैंने सुना है यहां पे भी कुछ माफिया बालू और रेते का ठेका जबरदस्ती हड़प करके यहां की जनता का शोषण कर रहे हैं, नदी के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देना चाहते हैं, गौ कसी के धंधे को धड़ल्ले से चला करके यहां की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात का आश्वासन देती है कि जितने बड़े माफिया हैं ना, इनकी पूरी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम कोई कर सकता तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े माफिया थे, वे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है, उनके लिए अब धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, देश के विभाजन की जो तैयारी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से की जा रही है, उन सभी से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों,
जब आप पे कोई संकट आता है, आप पे जब कोई संकट आता है, तब क्या तृणमूल का कोई व्यक्ति आपके पास आता है क्या हालचाल पूछने के लिए? जब ये दंगे होते हैं, तृणमूल कांग्रेस का कोई व्यक्ति आपका हालचाल पूछने के लिए आता है क्या? कांग्रेस का कोई व्यक्ति आता है क्या? कोई नहीं आएगा। न कांग्रेस आएंगे, न राहुल गांधी आएंगे, न बहन जी आएगी, और कोई नहीं आएगी। यहां की दीदी की ममता तो केवल यहां के उन माफियाओं के साथ में है जो बंगाल को रौंद रहे हैं, बंगाल की पहचान के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी हैं जो सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़े होने वाले हैं, हर स्थिति में खड़े होने वाले हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की जिन नई प्रतिमान को स्थापित किया है, आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करते हुए भारत में आते थे, जगह जगह बम विस्फोट करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में आप देखते होंगे, अब तो आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती, आतंकवाद और नक्सलवाद को तो नियंत्रित किया जा चुका है। लेकिन अगर कहीं पटाखा भी जोर से फूटता है तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर कोई घटना गलती से भी हो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, ये सभी मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी के साथ देश के अंदर इसको लागू किया जा रहा है। और बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार मोदी जी की योजनाओं को जबरन रोकने का कार्य करती है, अन्यथा पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम पिछले 4 वर्ष से मोदी जी की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ गरीब लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का एलपीजी का कनेक्शन मिल गया और 4 करोड़ गरीबों को, बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया। मैंने उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 57 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया है पीएम आवास योजना में। बहनों और भाइयों, बंगाल की सरकार नहीं लेना चाहती। बंगाल की सरकार उसी कार्य को करती है जिसमें इसको कमीशन मिलती हो, और इसीलिए वह कार्य नहीं करेगी, करने नहीं देगी। इसके लिए आवश्यक है कि वीर भूमि को नाम के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजिए। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर बंगाल भी होगा। आत्मनिर्भर बंगाल का मतलब हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर तबके का व्यक्ति, हर व्यापारी यह भी आत्मनिर्भर होगा। और जब आत्मनिर्भर होगा तो तभी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार भी करेगा। और विकसित भारत के लिए भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने, हमारा देश दुनिया की एक ताकत बने, यह संदेश बंगाल से ही जाना चाहिए।
क्योंकि बंगाल ने तो हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया, और बंगाल ने तो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो बंगाल ने ही भारत को दिए हैं। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने वीरभूमि से श्री देव तनु भट्टाचार्य को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। देव तनु भट्टाचार्य, बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, अगर आप डेमोग्राफी को चेंज करने से रोकना चाहते हैं, अगर आप सुरक्षित बंगाल चाहते हैं, अगर आप सुरक्षित भारत चाहते हैं, समृद्ध बंगाल और समृद्ध भारत चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह, कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के श्री देव तनु भट्टाचार्य को भारी बहुमत से विजयी बना करके देश की संसद में भेजिए। आप सहमत हैं? देव तनु भट्टाचार्य को विजयी बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? 13 मई को यहां लोकसभा का इलेक्शन होना है, और 13 मई को लोकसभा के इलेक्शन में देव तनु भट्टाचार्य को वीरभूमि जैसे लोकसभा क्षेत्र में, बहनों और भाइयों, डेमोक्रेटिक चेंज से रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्हें भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे